हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। हेलो भाई, एक तो है ना, सब अपनी वॉइस है ना बंद कर लोगे, अपने माइक को म्यूट कर लो, और कोई भी डिस्टरबेंस बीच में नहीं करेगा। अपन बात कर रहे थे अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके लिए मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको रेंज बताई थी। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज थी 200 से 800 थी, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया था मैंने, 400 टू 800 एनएम। इसको तो विजिबल रीजन से रिलेटेड होती है ये विजिबल रीजन। और ये वाली जो रेंज है, ये क्वार्ज क्वार्ज इसको क्वार्ज रीजन भी कहा जाता है। अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब स्टूडेंट्स आपसे कोई रेंज पूछता है तो आप बताओगे 200 से 400 एनएम, सॉरी, अल्ट्रावायलेट विजिबल की रेंज है 200 से 800 एनएम, जिसको फिर अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है 200 से 400, एक है 400 से 800। 200 से 400 तक की जो रेंज है वो क्वार्ज रीजन होती कहलाती है, और 400 से 800 को अपन विजिबल से रिलेटेड करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले, आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो रही है, आवाज इको कर रही है क्या? कट के आ रही है? वो तो शायद कनेक्टिविटी नेट की प्रॉब्लम होगी, इस वजह से आ रही होगी। अभी आ रही है क्या आवाज क्लियर? अच्छा अच्छा, आपको तो मैं बिल्कुल क्लियर सुन पा रहा हूँ। मोनिका बोल रही है ना? देखो, अपन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ बोलो। अ- दिख अरे आप ऐसा करो, ये जो आप है ना, इसको है ना स्क्रीन, इसने वीरेंद्र कुमार जो है, ये अपनी स्क्रीन को शो ना करे। वीरेंद्र कुमार, आप, हाँ 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 हाँ, वो क्या है कि आपने क्या नाम, अदिति बोल रही है शायद, अदिति आपने है ना वो स्क्रीन शायद उसका आपने उस पे कर रखा है। मेरी बात सुनो, आप है ना वीरेंद्र कुमार की स्क्रीन पे, आप जो मेरा है ना उसके अंदर आइकॉन आ रहा होगा, उस पे आप जाओगे तब आपको वो दूसरा दिखाई नहीं देगा कोई भी, ठीक है? थोड़ा सा आप उस पर ध्यान दो। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब अपन बात करते हैं तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो रेंज है वो 200 टू 800 होती है, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 200 से 400 एनएम और 400 से 800 एनएम। 200 से 400 एनएम जो है वो क्वार्ज रीजन कहलाता है, और 400 से 800 एनएम विजिबल रीजन कहलाता है। ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था जो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और है जो आप यहाँ याद रख सकते हैं। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर होने वाले जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ जो संक्रमण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। यहाँ होने वाले संक्रमण इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कितने प्रकार का होता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण की एनर्जी, जो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों की एनर्जी का क्रम क्या होता है, ये सारा मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में बता चुका हूँ और पिछली क्लास के अंदर भी बता चुका हूँ। ये थोड़ा सा आप इसके अंदर मैंने दोबारा से आपको रिवाइज कराया है, जिसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन बात करेंगे, यहाँ पे देखे जाते हैं शिफ्ट। इससे पहले अपन ऑक्सोक्रोम क्रोमोफोर को पढ़ेंगे। ये मैंने बताया था अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो 200 से 800 एनएम होती है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, क्वार्ज रीजन और विजिबल रीजन। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक, इसके अंदर अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जिसके बारे में मैं आपको पिछले जो वीडियोस थे उनमें बता चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन के बारे में
मैं आपको थोड़ा सा और हल्का सा दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जो थे वो मैंने आपको बताए थे 4 तरह के होते हैं, सिग्मा 2, सिग्मा स्टार। सेकंड जो था वो था नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। थर्ड जो था वो था पाई टू पाई स्टार। और फोर्थ जो था वो था नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है वो 4 भागों में बांटे जाते हैं। इनमें से कुछ संक्रमण तो अनुमत संक्रमण होते हैं और कुछ संक्रमण निषेध संक्रमण होते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा वाला संक्रमण सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण होता है। आवाज नहीं आ रही क्या? बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। मोनिका तुम ऐसा करो, तो हो सकता है तुम्हारे वहां पे नेट की कनेक्टिविटी की समस्या हो, तो थोड़ा सा आप उसे विंडो वगैरह ओपन करके फिर थोड़ा बैठो। नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा आप देखो। सभी को आवाज नहीं आ रही क्या क्लियर? ये बताओ आप मुझे। आप आ रही है? और कोई जिसे आवाज नहीं आ रही? देखो अभी अपन बात करते हैं, यहाँ पे दो तरह के इफेक्ट देखे जाते हैं। एक तो क्रोमोफोरिक इफेक्ट और एक ऑक्सोक्रोम। एक टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ जो पूछा जाता है बहुत ज्यादा, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम। क्रोमोफोर क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम। आज अपन इनके बारे में बात करेंगे, क्रोमोफोर एवं ऑक्सोक्रोम। सबसे पहले अपन देखते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्रोमो क्रोमो जो है वो 2 वर्ड से बना है, क्रोमो प्लस फोरिक। क्रोमो मीन्स होता है कलर, रंग। रंग के लिए उत्तरदायी होता है, उसे क्रोमोफोरिक ग्रुप कहा जाता है। क्रोमोफोर वो होता है जो रंग के लिए, किसी यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो आप इसमें लिख सकते हो, वे परमाणु एवं परमाणुओं के समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हें क्रोमोफोरिक समूह कहा जाता है। क्रोमोफोरिक ग्रुप आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। वे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, उन्हें क्रोमोफोरिक समूह कहा जाता है। जैसे SO3H, SO3H, एजो समूह है, NO2 है आदि, CN है, CHO है, C ट्रिपल बॉन्ड N, CHO एक्सेट्रा आदि। इस तरह के समूह हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, इन्हें क्रोमोफोरिक समूह कहा जाता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट इसके अंदर लेते हैं ऑक्सोक्रोम। ये तो मैंने बात की क्रोमोफोर की, उसके बाद अपन बात करते हैं ऑक्सोक्रोम। वे समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, आप इसमें लिखोगे वे समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, ऑक्सोक्रोम। वे समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, ये रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, ये रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर। ऑक्सोक्रोमिक समूह वे समूह होते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते, रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते, उत्तरदायी नहीं होते, जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं लेकिन रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, लेकिन रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं, उन्हें ऑक्सोक्रोम कहा जाता है।
ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। आप इसमें लिख सकते हैं वे समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें क्रोमोफोर, तथा वे समूह जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं लेकिन रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं उन्हें ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। उन्हें ऑक्सोक्रोम कहा जाता है। ऑक्सोक्रोम को जब क्रोमोफोर के साथ, ऑक्सोक्रोम जो होते हैं जब उनको क्रोमोफोर के साथ कहीं पे किसी यौगिक में उपस्थित होते हैं, यदि क्रोमोफोर के साथ यदि ऑक्सोक्रोम भी उपस्थित हो तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखोगे, यदि क्रोमोफोरिक समूह किसी यौगिक में उपस्थित है तो वो रंग के लिए उत्तरदायी होगा, और जब उस यौगिक में ऑक्सोक्रोम के साथ, क्रोमोफोर के साथ सॉरी ऑक्सोक्रोम भी उपस्थित है तो वो क्या करेगा, उस रंग की तीव्रता को बढ़ा देगा और गहरा कर देगा। इस तरह से एक ये कॉमन टॉपिक है, ज्यादा कोई विशेष नहीं है, आप इसको बुक से भी रीड कर सकते हैं। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? क्रोमोफोर वो होते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी होते हैं, किसी यौगिक के कलर के लिए उत्तरदायी होते हैं, और ऑक्सोक्रोम वो होते हैं जो रंग के लिए उत्तरदायी नहीं होते लेकिन क्रोमोफोर के साथ रंग की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। आप लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, यह भी बात की थी अपन ने क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम की, कि किस तरह से क्रोमोफोर किसी यौगिक के रंग के लिए उत्तरदायी होता है और ऑक्सोक्रोम जो है वो उस रंग की, उस यौगिक में उपस्थित रंग की तीव्रता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हिप्सोक्रोमिक एंड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक एवं बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक एवं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक एंड बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इसका दूसरा नाम होता है, इसे कहा जाता है ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट। नीला विस्थापन, नीला विस्थापन, नीला विस्थापन, और इसे कहा जाता है लाल विस्थापन। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक बैथोक्रोमिक शिफ्ट, जिसे ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट भी कहा जाता है, नीला विस्थापन और लाल विस्थापन। ओके, अब यहां अपन बात करते हैं जब किसी यौगिक के अंदर, देखो यहां पे दो चीजें हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है एप्सिलॉन अवशोषणांक और दूसरा होता है लैम्ब्डा। ये कोई अवशोषण स्पेक्ट्रा है जिसकी पीक इस तरह से है। यहां पे होता है लैम्ब्डा मैक्स, ये लैम्ब्डा मैक्सिमम शो की जाती है। जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ता है, जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो उसे कहा जाता है लाल विस्थापन, उसे लाल विस्थापन कहा जाता है। जब लैम्ब्डा मैक्स क्या हो, राइज हो, लैम्ब्डा मैक्स बढ़े तो उसे कहा जाता है लाल विस्थापन, बैथोक्रोमिक शिफ्ट, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और जब लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो, लैम्ब्डा मैक्स क्या हो, घटे, तो उसे कहा जाता है हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़े तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट, और जब लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो तो उसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, शिफ्ट ब्लू शिफ्ट।
यानी कि जब तरंग दैर्ध्य का मान घटेगा तो वो नीले कलर की तरफ विस्थापित होगा, इस कारण उसे ब्लू शिफ्ट कहा जाएगा। और जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ेगा, लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ेगा तो उसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट या लाल विस्थापन कहा जाएगा। जब लैम्ब्डा मैक्स कम होगा तो वो नीला विस्थापन, और जब लैम्ब्डा मैक्स बढ़ेगा तो उसे लाल विस्थापन कहा जाएगा। बिल्कुल इजी है। जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़े तो उसे लाल विस्थापन, क्योंकि वो उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ जाएगा, और जब लैम्ब्डा मैक्स का मान कम हो तो उसे नीला विस्थापन कहा जाता है। ओके, इसी तरह से देखा जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट एंड हाइपोक्रोमिक हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जब एप्सिलॉन का मान बढ़े तो उसे कहा जाता है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और जब एप्सिलॉन का मान कम हो तो उसे कहा जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इस तरह से यहाँ पे चार तरह के शिफ्ट मैंने आपको बताए: हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और बैथोक्रोमिक शिफ्ट। इन चारों को आप याद रखिएगा, चारों इंपोर्टेंट है, बिल्कुल कॉमन है, बिल्कुल सिंपल है, जिसके नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो आप इनको थोड़ा सा बुक से भी रीड कीजिएगा। देखो, एक तो था रेड शिफ्ट जिसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है, और दूसरा है ब्लू शिफ्ट जिसे हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। हिप्सो, HYPSO, हिप्सो नीला विस्थापन, और एक है बैथोक्रोमिक शिफ्ट जिसे कहा जाता है लाल विस्थापन। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। मैं इसको चार्ट दोबारा से बना के भी आपको बता देता हूं। आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो उसे लाल विस्थापन कहा जाता है, और जब लैम्ब्डा मैक्स का मान कम होता है तो उसे नीला विस्थापन कहा जाता है। इसको इस तरह से अपन एक डायग्राम बना दें तो उसी के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। इधर अपन लेते हैं लैम्ब्डा, यहां अपन ने ये लिया लैम्ब्डा मैक्स, और यहां लेते हैं अपन अवशोषणांक एप्सिलॉन, अवशोषणांक। ओके, जब लैम्ब्डा मैक्स का मान बढ़ेगा, लैम्ब्डा मैक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो उसे कहा जाएगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। जब लैम्ब्डा मैक्स घटेगा तो उसे कहा जाएगा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, और ये है बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब तो वो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाइपर हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। जब एप्सिलॉन का मान बढ़े, एप्सिलॉन बढ़े तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, और जब एप्सिलॉन घटे तो हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। हाइपर
हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और इसे कहा जाता है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के अंदर, क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम क्या है, बेथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक शिफ्ट क्या है, लाल विस्थापन क्या है, नीला विस्थापन क्या है, ये सब पूछे जाते हैं। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? आप दिख रही है? नहीं दिख रही क्या?